देख लीजिए। ठीक है सर। अकाउंट करंट के ऊपर एक वीडियो भेजी थी मैंने आपको, मैं एक बार समझा भी देता हूँ, आप उसके बाद उसको वीडियो को भी देख लेना दोबारा, तो डबल श्योर आपको समझ आ जाएगा। एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट, हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं। एवरेज ड्यू डेट हम लोगों ने पहले कर लिया था। अकाउंट करंट हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, देखते हैं क्या कहता है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। अकाउंट करंट is a running statement of transactions between parties for a given period of time and include interest allowed or charged on various item। दो पार्टीज हैं ए और बी, एक पार्टी सेलर है और एक पार्टी बायर है। रेगुलर पार्टीज हैं, रेगुलर डीलिंग करते हैं एक दूसरे से। अब रेगुलर जैसे मान लीजिए ए गुड सोल्ड करता है बी को, तो ए कहता है भाई इतना अमाउंट है, आपको इतने दिन में देना है। अगर बी उतने दिन में नहीं देगा तो ए बी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और अगर बी उससे पहले दे देगा तो हो सकता है बी ए से इंटरेस्ट मांगे। तो ये रेगुलर ट्रांजैक्शन है, रेगुलर ट्रांजैक्शन यानी सेल परचेज, और उस रेगुलर ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आपको अपना सेटलमेंट करना होता है। उस सेटलमेंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है और अलाउ भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में ये जो सारी सेटलमेंट हो रही है, ये सारी स्टेटमेंट बनेगी। इसके लिए हम लोग अकाउंट करंट, जो कि एक स्टेटमेंट है, और रनिंग स्टेटमेंट का मतलब है क्योंकि रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं तो रेगुलर चलती रहती है स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस की पार्टीज के बीच में फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या सर? सॉरी, क्या है सर? समझ में आया क्या है ये? नहीं शुरू ट्रांजैक्शन अकाउंट है ऐसा? क्या बोले सर? आपकी आवाज नहीं आई। शुरू से अब तक कुछ भी आवाज नहीं आई? नहीं, बीच में आप बोले ना ये ट्रांजैक्शन अकाउंट है, क्या बोले थे सर? रनिंग स्टेटमेंट है। रनिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि रेगुलर वो स्टेटमेंट अपडेट होती रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रहती है, तो इसीलिए वो एक रनिंग स्टेटमेंट कहा गया है उसको, अकाउंट करंट को। ओके सर। कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखी गई जहां पर अकाउंट करंट बनता है। जैसे प्रिपेयर होगा कब? व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज। फॉर एग्जांपल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर who sell goods frequently to a merchant on credit उधार पर and receive payment from him in installments at different interval and charges interest on the amount which remain outstanding। ये जो मैंने आपके साथ अभी एग्जांपल लिया था कि एक सेलर है एक बायर है। सेलर जो है वो रेगुलरली गुड्स सोल्ड करता है जिसकी पेमेंट सामने वाला इंस्टॉलमेंट में देता है, तो हर वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है जिसपे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। और क्या एग्जांपल होगा? कंसाइनमेंट वाला। A consignee of goods also prepare an account current if the latter is to settle the account at the end of consignment and interest is chargeable on outstanding। हम कंसाइनी को गुड्स भेजते थे, कंसाइनी उसको बेचता था और पेमेंट करता था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने उसको एक ही बार गुड्स भेजे, उसने बेचे, पेमेंट की और कंसाइनमेंट खत्म। नहीं, रेगुलरली मैं उसको गुड्स भेजूंगा, वो उसको आगे सोल्ड आउट करेगा, वहां से पैसा लाएगा, मुझे सेंड करेगा। हर वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट मेरा आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा उसमें। तो क्योंकि ये कंसाइनर और कंसाइनी में एक रेगुलर ट्रांजैक्शन चल रही है जिसमें कि इंटरेस्ट भी अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर भी अकाउंट करंट जैसी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। बैंकर एंड हिज कस्टमर may take place। It is prepared when two or more persons are in joint venture। ये जॉइंट वेंचर का मतलब, अब आप अगर देखोगे, पहले तो आपके कोर्स में होता था, अब नहीं है। तो जॉइंट वेंचर का मतलब आप ले सकते हो पार्टनरशिप, टेम्पररी पार्टनरशिप होती है ये। और को वेंचर का मतलब होता है पार्टनर। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक पार्टनरशिप करते हैं और हर एक पार्टनर एंटाइटल है टू इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट,
जितना पैसा उन्होंने लगाया उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है, आपको ज्यादा इसमें घुसना नहीं है, और कोई अलग से सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं होती। ये जॉइंट वेंचर एक चैप्टर हुआ करता है, मैं उतना डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। बस आप ये समझो कि अगर पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स ने जितना पैसा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट पे अगर उनको इंटरेस्ट मिलता है तो वहां पर भी अकाउंट करंट बन सकता है। 2 पार्टीज होनी चाहिए या 2 लोग होने चाहिए कम से कम। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए एक बार। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन अकाउंट करंट हैज 2 पार्टीज, वन हु रेंडर द अकाउंट, रेंडर मतलब प्रेजेंट करता है, वो बंदा जो शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है करंट अकाउंट, एंड अदर टू होम, जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज इंडिकेट इन द हेडिंग, जो आप अकाउंट करंट की हेडिंग लिखते हो उसमें ये चीज नजर आती है। ए इन अकाउंट करंट विद बी, तो यहां पर प्रेजेंट कौन कर रहा है? ए कस्टमर है जिसका नाम पहले आ रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है किसको? बी को। तो ए प्रेजेंट कर रहा है अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड, और किसको कर रहा है? प्रेजेंटेड टू हिम बाय बी। सॉरी 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 सॉरी, ए इन अकाउंट करंट विद बी है ना, तो जिसका नाम पहले आएगा उसको प्रेजेंट होगा, और कौन बनाएगा? जिसका नाम बाद में आएगा, विद बी। ए कस्टमर है, कस्टमर का मतलब है या तो आप कह लीजिए कि हमने उसको माल बेचा है, या कंसाइनी है, कोई भी है। तो हमेशा इस हेडिंग का जरूर ध्यान रखना, ए इन अकाउंट करंट विद बी, तो इसका मतलब बनाया किसने? जिसका नाम बाद में है, बी ने। प्रेजेंट किसने किया है? जिसका नाम बाद में है, बी ने। किसको किया है? जिसका नाम पहले है, ए। अकाउंट करंट बनाने के 3 तरीके हैं, इंटरेस्ट टेबल के साथ, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस के थ्रू। अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो पहले वाले में कहता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, इंडिविजुअल मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल ट्रांजेक्शन आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ एन अकाउंट, देयर आर 2 एडिशनल कॉलम, इसको छोड़ो। देखो, मेथड नंबर 1 मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल मेथड। अब एक इलस्ट्रेशन देखो, अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। सितंबर 16 गुड सोल्ड टू श्याम। फॉर्मेट देखिए, इंडिविजुअल मेथड में डेट, पर्टिकुलर, ड्यू, डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट, और सेम ऐसा यहां भी बनेगा, डेज, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू, अमाउंट, डेज एंड इंटरेस्ट। श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर। पहली एंट्री 16 सितंबर को गुड सोल्ड किए नाथ ब्रदर ने श्याम को, गुड सोल्ड टू श्याम। कितना अमाउंट है? 200 रुपए। 200 रुपए के गुड्स आपने सोल्ड किए, नाथ ब्रदर ने सोल्ड किए। कौन बना रहा है? जिसका नाम बाद में है, नाथ ब्रदर बना रहा है।
तो अगर नाथ ब्रदर बना रहा है और आपको बताया गया है कि नाथ ब्रदर ने सोल्ड किए श्याम को, तो नाथ ब्रदर के लिए श्याम क्या हो गया? डेटर हो गया। हमें उससे पैसा लेना है, तो हम क्या बढ़ाएंगे? अपना डेबिट साइड। बताओ, पहले तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आप किसको डेबिट कर रहे हो, किसको क्रेडिट। आता है लॉजिक समझ? नहीं? हाँ सर, आ रहा है। बाकी लोग भी एक बार हाँ कर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। गुड, थैंक यू। तो ऐसे ही आपको चलना होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये ध्यान देख लेना बस। अकाउंट करंट, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स। मैं कौन हूं? मैं अकाउंटेंट हूं। किसके यहाँ जॉब करता हूं? नाथ ब्रदर्स के यहाँ। इस लाइन से यही मतलब है कि सुमित त्यागी अकाउंट करंट बनाएगा किसके लिए? अपने मालिक के लिए। मालिक कौन है? नाथ ब्रदर्स। तो इसका मतलब अब आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलोगे इसको? नाथ ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हेडिंग कैसे लिखेंगे? श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर। जिसका नाम बाद में आ रहा है वो ओनर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो गुड सोल्ड किए सितंबर 16 को। ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, 200 रुपए के। डेट, ड्यू डेट, सेल, 200 रुपए। बस अभी यहां तक लिखना है। सारी ट्रांजेक्शन लिख लो एक बार। 1 अक्टूबर को कैश रिसीव हो गया शाम से, तो मेरा डेटर कम हो जाएगा। 1 अक्टूबर बाय कैश 90 रुपए मिल गए। ऐसे करके सारी ट्रांजेक्शन लिखनी होती है। गुड्स आपने अगर परचेज किए हैं शाम से, तो अब वो आपका क्रेडिटर होगा। तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय परचेजेस। पेड करा शाम को, पेड करा शाम को 2 बार, 330 330, तो आपके क्रेडिटर कम हो रहे हैं। 330 330, ये डेट आ गई। अगर किसी के आगे ड्यू डेट गिवन है तो वो यूज होगी, अदरवाइज जो भी डेट है ट्रांजेक्शन की वही। 5 दिसंबर गुड्स परचेज हुए अगेन, 500 के यहाँ, 200 के यहाँ, तो आपका क्रेडिटर बढ़ेगा 500 200। पेड टू श्याम 600। गुड्स सोल्ड टू श्याम, ये आपका डेटर बढ़ा। अब कहता है द अकाउंट करंट इज प्रिपेयर अप टू 1 फरवरी, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 1 फरवरी तक का बनना है। अब जैसे इसकी ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक गिनो कितना होता है भाई? 1 अक्टूबर से गिनो 1 फरवरी तक कितना होता है? एक बार ये डेज की कैलकुलेशन देखो, मैं आपको एक बार म्यूट पे डाल। 123। हाँ जी। हाँ सर।
मेरा पेन हो गया। मैं कह रहा हूँ समझ आया, 1 अक्टूबर से लगाया आपने। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। 31 सर। हाँ तो अक्टूबर के 31, फिर उसके बाद नवंबर के 30, दिसंबर के 31, अक्टूबर के 30 ही लिया आपने। उसके बाद जनवरी, मैं आऊंगा अभी बताऊंगा वो भी। जनवरी के 31। अगर आप यहां तक टोटल करते हैं, 3 3 6 3 9 10 11 12, ये 122 बैठते हैं। सर अक्टूबर एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट, प्लीज प्लीज। अब आपके पास ऑप्शन होता है दो। देखो, स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर से और गया है 1 फरवरी तक। या तो जहां से स्टार्ट हुआ है उस डेट को इंक्लूड करो, या जहां खत्म हुआ है उस डेट को इंक्लूड करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने किसी को भी इंक्लूड नहीं करा। अगर मैं अक्टूबर की 1 को इंक्लूड करता हूं तो मैं इसे 31 कर दूंगा, तो ये 123 हो जाएगा। एक ऑप्शन मेरे पास ही है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ही है, 1 फरवरी का मतलब है मैं 1 तारीख उसका इंक्लूड करूं। दोनों में से कोई एक डेट इंक्लूड करो, या तो स्टार्टिंग वाली या एंड वाली, दोनों को इंक्लूड मत करना। ये रूल है। अब बताओ क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। बस मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे केवल कंप्लीट करने देंगे आप। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चलता है। अब आप 1 नवंबर से गिनोगे 1 फरवरी, तो नवंबर में आप 30 ले लो, कोई बात नहीं। फिर 1 तारीख फरवरी की मत लेना, तो 30 और 31 और 31, तो 92 डेज हो गए। अब आप 123 दिन का, ये लिखा भी होगा यहाँ पे, वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ डेज डेट ऑफ ड्यू डेट इज इग्नोर्ड। तो डेट ऑफ ड्यू डेट का मतलब है 1 फरवरी को इग्नोर करो, सॉरी 1 अक्टूबर को इग्नोर करो, एंड डेट अप टू विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज इंक्लूडेड, तो यानी 1 फरवरी तक को इंक्लूड करो। बाकी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आंसर सेम आना है। लेकिन एक पॉइंट इसमें अब अच्छा है, जब कभी भी आप अगर ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हो, बैलेंस बीडी है और बैलेंस बीडी के डेट गिननी है, तो उसमें दोनों इंक्लूड होंगी, ओपनिंग डेट एज वेल एज डेट अप टू विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज काउंटेड विल बी इंक्लूडेड। तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी इस क्वेश्चन में तो है नहीं, कभी अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें होगा नहीं। जैसे यहां पर है ये बैलेंस बीडी, तो 1 जुलाई है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर। तो अब जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, तो आप पूरा 31 लोगे। फिर अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 होंगे, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर के भी 31 पूरे लोगे, तब जाके ये 184 बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिन लेने हैं, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की बात है तो उसमें एक ही ले लो, कोई सा, या तो ओपनिंग या क्लोजिंग। समझ आती है बात? यस सर। यस सर। तो इसको अपनी बुक्स में भी ध्यान रखना, खतरा लगा लेना, ये खतरा है। यहाँ यहाँ गलती करते हो आप लोग। बताइए सर सर, बताइए। एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में भी ऐसा कुछ है क्या? एवरेज ड्यू डेट अब मेरे को याद नहीं है उसमें क्या था, मैं साल में एक बार पढ़ाता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ। तो वीडियो है आपके पास, उसमें देख लीजिए एक बार। थोड़ा बहुत ऐसे ही है कुछ कुछ, बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ये लेजर वेजर नहीं बनते थे। और मैंने पहले भी बोला था, एक प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब पे, 9th लेक्चर उसका आज अपलोड किया है मैंने। एक तो मैं आपको देता हूँ लिंक्स या क्लास की ऐप में, वो तो अनलिस्टेड होते हैं, वो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखते हैं। एक अलग से सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स फुल कोर्स के नाम से। उसमें 9 लेक्चर आ चुके हैं। उसमें रूल बना लो, हर दिन 1 या 2 लेक्चर देखने ही देखने हैं। ध्यान रखना, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा आने वाले 1 महीने में पूरा, और जैसे पढ़ाया है उससे ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मेरे को अपनी ये फेस टू फेस जो लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा भरोसा है उस रिकॉर्डिंग क्लासेस पर। तो उसको मिस मत करो, उसको स्टार्टिंग से देखो, अच्छे से देखोगे पूरा रिवाइज होगा बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी आपकी मर्जी। रोज ही न्यू लेक्चर डालोगे? हाँ जी, आप रोज ही न्यू लेक्चर डालोगे? हाँ रोज एक लेक्चर आएगा सर। अब उसमें से कुछ लेक्चर्स तो आप देख चुके हो, जैसे पार्टनरशिप के सारे देख चुके हो।
तो वो जब आएंगे तो उसको आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी का आप देख चुके हो शायद, और भी मैंने दिए थे बीच में, तो 10-12 लेक्चर तो आप देख चुके हो। टोटल 50 लेक्चर हैं वो, तो 30-40 लेक्चर है, उसमें से 10 आ चुके हैं। रोज एक लेक्चर आएगा ओके सर। और वो पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा। आगे भी अगर आपका कोई और फ्रेंड भी है, किसी को कभी पढ़ना हो, तो आप उसको रिकमेंड करो, उसमें वो पढ़ा ही रहेगा, उसमें से वो हटेगा नहीं। ठीक है सर। बाकी आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट है वो। तो ये वाला आपको समझ आया। आपने अब इसमें आपको वो निकालना है इंटरेस्ट। ये इसने डेज भी कैलकुलेट करके बताए हैं। इंटरेस्ट निकाल लो, कैलकुलेटर होगा आपके पास। जैसे ये वाला इंटरेस्ट है, सारे तो मैं आपको नहीं निकाल के दिखा पाऊंगा। 200 रुपए पे 6% साल का, 200 रुपए का 6%, 365 से डिवाइड करो, 123 से मल्टीप्लाई करो, देखना कितना आ रहा है। 4 रुपए आ रहा है। और 4 रुपए 4 पैसे, 2 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक आप करेंगे हाँ उसके। सर। बाकी 1 पैसा 2 पैसे से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इधर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका मतलब क्या है, नाथ ब्रदर हूं मैं, उसका मतलब ये है कि नाथ ब्रदर को ये वाला इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट नाथ ब्रदर को देना पड़ेगा। ये वाला मिलेगा। आप इधर का टोटल करोगे, जोन सा बढ़िया उसको करोगे, दूसरे को माइनस करोगे, ये बैलेंस आ जाएगा, और ऐसे ये अमाउंट का बैलेंस आ जाएगा। एंडिंग देख लो एक बार दोबारा। ये आपकी एंट्री हुई। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये इंटरेस्ट निकालोगे, सॉरी, ये इंटरेस्ट निकालोगे। ये इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, इधर का टोटल किया, इधर जो आ रहा होगा इन सब का माइनस किया, तो ये बैलेंस आ रहा है इधर, ये बैलेंस है। ये 4.97 इधर आया, ये उठ के यहां चला गया। अब आप इसका बैलेंस निकालोगे, इधर का टोटल करोगे, इधर को माइनस किया, तो ये बैलेंस आ गया। है ना, बोलो बोलो। हाँ सर। आ गया सर समझ। वेरी गुड सर, मुबारक हो। बच्चों ने आना बंद कर दिया वैसे, यही होता है। चलो, और एक टेस्ट शेड्यूल दिया हुआ है, हर बार याद नहीं दिलाऊंगा, हर संडे को या जैसे भी, उसमें जो डेट है उसमें आपको टेस्ट शेयर कर दिया जाएगा, और जैसे ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद 2-3 टेस्ट जो है वो फुल कोर्स के होंगे। ठीक है सर। अब बाकी मेथड भी सेम है, बस उनमें मतलब तरीका तो सेम ही है। जैसे सेम क्वेश्चन उसने दिया, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट। अब आप इस यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट। आप इंटरेस्ट नहीं निकालोगे इंडिविजुअली, आप प्रोडक्ट करोगे। आपने इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ये प्रोडक्ट का टोटल किया और इन प्रोडक्ट को माइनस किया, तो ये बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस पर आप इंटरेस्ट, हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं, अरे बोलो। कुछ नहीं आ गया। आ गया, गुड। तो अब आप इस बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल दोगे। और निकालोगे कैसे वो देख लेना। 30,250, 6%, 1/365। निकालना कितना आ रहा है, अच्छा लिखा ही हुआ था, सॉरी। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। बस वहां पे हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालते हैं, यहाँ पे बैलेंस और प्रोडक्ट का कर रहे हैं। ये सब चीजें तो आपने मेरे ख्याल से मैथ्स में भी अब पढ़ी ली होंगी। हाँ सर। कोर्स पूरा हो गया मैथ्स का, नहीं अभी? सर अभी नहीं हुआ, अभी रह रहा है। इको का उसका सर, तो इको एक का चैप्टर टूट जाएगा। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज। अब ये 2 मेथड बता रहा है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। फॉरवर्ड मेथड, अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। बैकवर्ड और इपोक मेथड, ये मैथ्स में भी है शायद, इपोक मेथड कुछ ऐसा नहीं।
नहीं। नो सर अभी तो नहीं आया। नहीं आया तो आएगा भी नहीं फिर। तो अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एक बैकवर्ड है, एक फॉरवर्ड है, बात तो कुछ नहीं है, दोनों सेम ही। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना बस। फ्रॉम, जैसे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप अकाउंट करंट टू बी रिएंडर बाय एस दास गुप्ता। तो बनाएगा कौन? एस दास गुप्ता। टू ए हैदर, तो लिखोगे कैसे? ए हैदर इन अकाउंट करंट या करंट अकाउंट विद मिस्टर एस दास गुप्ता। कौन बना रहा है? एस दास गुप्ता बना रहा है। तो एस दास गुप्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ओइंग बाय ए, सॉरी बाय ए हैदर, हमें ए हैदर से पैसा लेना है 520 रुपए। तो ए हैदर से हमें लेना है पैसा, तो वो हमारा बन गया डेटर। बाकी सब कुछ ऐसे चलेगा जैसे। हाँ जी, कुछ कह रहा है कोई? हाँ सर, सर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है सर। कई बार ना इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का आता है, जैसे ए हैदर एक्सेप्टेड दास गुप्ता बिल एट 3 month डेट 4, तो 1 सितंबर की है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप, जैसे बाकी सब में आप देखोगे ना 30 जून, तो ड्यू डेट सेम चलेगी 17 जुलाई 17 जुलाई 19, क्योंकि उनके लिए कुछ बोला नहीं है। लेकिन बिल में तो हमको पता है 3 महीने प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं, तो वो मत भूलना। तो 3 महीने सितंबर, 1 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर प्लस 3 दिन, तो 4 दिसंबर। तो फिर जो आप दिन गिनोगे वो 4 दिसंबर से गिनोगे। ये इसको जो भी आपके पास स्टडी मॉड्यूल है, जैसे ये आईसीआई वाले, इसमें जो ये नोट्स होते हैं या ये होते हैं ना, इनको ध्यान से देख लेना, पढ़ लिया करो। ठीक है। अब एक चीज देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे आप ये अकाउंट करंट बना रहे हो 30 जून का, तो आप देखोगे जितनी भी डेट है ना, आ गया, जैसे आप ये बना रहे हो 31 दिसंबर का, तो आप देखोगे जितनी भी ड्यू डेट्स है ना, वो सब दिसंबर से पहले पड़ेगी। 17 जुलाई, 19 अगस्त, अगस्त 30, नवंबर 12, दिसंबर 14, तो सब 31 दिसंबर से पहले पड़ेंगी। तो अभी तक जितने क्वेश्चन है ना, उन सब में यही चीज होती थी। अगर हम 31 अगस्त का बना रहे हैं तो ड्यू डेट सब 31 अगस्त से पहले पड़ती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यू डेट जो है वो इस डेट के बाद पड़े। हाँ सर। तो कहीं ना कहीं उसी को कवर करने के लिए कंसेप्ट आता है रेड इंक कंसेप्ट, को बोला जाता है रेड इंक इंटरेस्ट। इन केस द ड्यू डेट ऑफ अ बिल falls after the date of closing the accounts, in case ड्यू डेट जो है बिल की वो फॉल करती है आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें चलता, ठीक है। देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर डेट, तो उसमें कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि उसकी ड्यू डेट ही नहीं है अभी, तो ड्यू डेट ही बाद में आएगी। हाउएवर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट, क्लोजिंग मतलब जिस दिन आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है वहां से लेके जब उसकी ड्यू डेट होगी, उसको आप राइट करेंगे रेड इंक में इन एप्रोप्रिएट साइड ऑफ करंट अकाउंट, जो भी साइड हो, डेबिट या क्रेडिट। इस इंटरेस्ट को रेड इंक इंटरेस्ट कहा जाता है। दिस रेड इंक इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल कि हम उसे रेड पेन से लिखेंगे, आपको रेड पेन ले जाने की जरूरत नहीं है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल लाइफ में, द प्रोडक्ट ऑफ सच बिल, जो प्रोडक्ट होता है उस बिल का, जैसे वैल्यू ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय ड्यू डेट माइनस क्लोजिंग डेट, जितने भी दिन है, अगर आप प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हो, उसको आप ऑर्डिनरी इंक में लिखोगे, लेकिन अपोजिट साइड, वो अपोजिट साइड आ जाएगा।
रेडिंग का मतलब ही यही है कि माइनस करो, और हम उसका अपोजिट साइड डाल रहे हैं। अगर डाउट में लिखना था तो क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट में लिखना था तो डेबिट में लिख दो, तो उसका मतलब भी यही है कि आप माइनस कर रहे हो। इट मीन्स interest from future date, from date of account current, that is present date, in earlier period it was written in बाकी तो सब ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, इलस्ट्रेशन 5। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ये 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10, 10, 10, 12, 12, 15 और इनकी ड्यू डेट्स भी हैं। अमाउंट पेएबल बाय एक्स एंड वाई, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी एंटर्ड बाय एक्स। अब एक्स बना रहा है तो एक्स बाद में आएगा, वाई पहले आएगा। एक्स बना रहा है, यहाँ पर अमाउंट पेबल है एक्स के द्वारा वाई को 10,000 का, और बना कब रहा है 30 अप्रैल 2016 को। तो सबसे पहले अमाउंट जो है एक्स के द्वारा पेबल है तो वो लाइबिलिटी बन गई 1 अप्रैल को। ड्यू डेट बैलेंस बीडी का नहीं होता 10,000, और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 30 दिन हो गए क्योंकि 30 का ही महीना होता है। प्रोडक्ट हो गया 30,000 या 3 लाख, 3 लाख। 7 अप्रैल को आपको एक्सेप्टेंस रिसीव हुई ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ 5,000। अब 7 अप्रैल से 2 महीने गिनना, अप्रैल से मई, मई से जून, 7 जून प्लस 3 दिन 10 जून। 10 जून की है, और ध्यान से समझना मेरी बात को, 10 जून जो है वो डेट आ रही है 30 अप्रैल के बाद। वैसे इसका क्या होता, आपने एक एक्सेप्टेंस दिया, आप एक्स हो, आपने एक एक्सेप्टेंस दी है टू वाई, तो एक्स के लिए ये एक्सेप्टेंस क्या बनी, बीपी। क्या बनी, बीआर। बीआर क्यों बनेगी, बीपी तो बनेगी। हाँ सर, सॉरी सर। 2 महीने का बीपी बना, बीपी बनता तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ती तो मैं उसे क्रेडिट में लिखता, लेकिन क्योंकि वो मेरा ड्यू डेट के बाद जा रहा है तो मैं उसको सामने दिखाऊंगा, टू बिल पेबल 10 जून 5,000। आती है बात समझ में। हाँ सर, आ रही है। बिल रिसीवेबल, आपको एक बिल मिला है 7 फरवरी 2016 का बिल है, ऑनर्ड हो गया ऑन दिस ड्यू डेट। भाई फरवरी से 2 महीने लगाओगे तो फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, और 10 अप्रैल को वो ओनर होना था, वो ओनर हो गया। इसके लिए नोट होगा आपके पास ना, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योर्ड बिल, क्योंकि हम यहां पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट रिसीव को नहीं, और यहां पर ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, यहां पर ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, यहां पर तो आपको पैसे मिले हैं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जल्दी बोलो, पहली 3 एंट्री क्लियर है, नहीं है तो बताओ। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है जी। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, अब 10 अप्रैल को आपने गुड्स सोल्ड किए हैं। सर ये आखिरी वाले एक बार बता दो। आखिरी वाली में कहता है आपको कोई बीआर मिला हुआ था जो कि वाई ने एक्सेप्ट करा हुआ था, तो अगर आपको बीआर मिला हुआ था और वो मिला था 7 फरवरी को, अब वो ऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड हो गया ऑन दिस ड्यूट यानी 10 अप्रैल को। यानी मैं अगर आज बना रहा हूं तो 10 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, 10 अप्रैल को आपको कोई पुराना बीआर था वो रिसीव हो गया, वो कैश मिल गया उसके अगेंस्ट में, तो कैश मिलने की मैं कोई एंट्री नहीं करता अकाउंट करंट में। अकाउंट करंट में मैं एंट्री करता हूँ ट्रांजैक्शन की, सेल परचेज की, लेन देन की। ठीक है जी, तो इसलिए उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे हम। ठीक है, मतलब 7 तारीख को मिलना था पर 10 को ही मिल जाते। नहीं नहीं बच्चे, 7 फरवरी 2016 को मिला था एक बीआर, 2 महीने पहले, 2 महीने के लिए, तो उसकी ड्यू डेट क्या पड़ी, 7 फरवरी में 2 महीने लगाओगे तो 7 अप्रैल प्लस 3 दिन, 10 अप्रैल को आपकी उसकी ड्यू डेट थी, और उसी 10 अप्रैल को उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल गया, तो पैसे मिलने की एंट्री अकाउंट करंट में शो नहीं होती। ठीक है। अब कहता है एक्स ने गुड सोल्ड किए हैं वाई को, और जब आप एक्स जो है, एक्स हम अगर गुड्स बेच रहे हैं तो वो मेरा डेटर बन रहा है, डेटर बन रहा है तो मैं उसे डेबिट में लिखूंगा,
X sold goods to Y. इनवॉइस डेट है 10 मई 2016, 15,000। तो ये बैंक का आएगा, ठीक है। कहाँ थे हम? तो X सोल्ड गुड्स टू Y 10 मई 2016, 15,000। तो मैं X हूं, मैं बेच रहा हूं, तो वो मेरा क्या बन गया? डेटर बन गया। 12 को रिसीव हुआ चेक फ्रॉम Y, डेटेड 15 मई 2016। तो जैसे ही आपको अगर चेक मिलेगा तो आपका डेटर कम हो जाएगा। ड्यू डेट है 15 मई। X सोल्ड गुड्स टू X, इनवॉइस डेट है 15 मई। हम उसे सामान बेचेंगे तो वो मेरा दोबारा से डेटर बन जाएगा। एक सेकंड, Y सोल्ड गुड्स टू X, तो हमने तो परचेज किया है, तो ये 6,000 इधर आ गया। X रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय Y, हमने गुड्स वापस किए हैं जो हमने परचेज किए थे 1,000 के, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। बिल एक्सेप्टेड बाय Y इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। अब ये जो बिल एक्सेप्ट किया था Y ने, वो ड्यू डेट पर 5,000 का वो डिसऑनर हो गया, तो वापस मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसमें से अगर जो जो ड्यू डेट आपकी बाद में पड़ रही है, वैसे तो मेरे हिसाब से शायद सारी बाद में पड़ रही है, उन सबका प्रोडक्ट आप अपोजिट साइड पे लोगे। 30 अप्रैल है, अब 30 अप्रैल से 10 जून कितने दिन हो गए भाई? अप्रैल को हटा लो तो मई में 31, जून में 10, 41 दिन। 41 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 2,05,000, ये अपोजिट साइड पे आ गया। बाय रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। ऐसे ये 15,000, 30 अप्रैल 10 दिन हो गए, तो ये 1.5 आ गया। फिर 15 मई 15 हो गए, 15,000 आ गया। ये इसी के बीच में है, तो ये यहीं रहेगा इसका प्रोडक्ट। इधर आ जाओ, 15 मई 7,500, और 15 दिन ऊपर हो गए तो 7,500 इंटू 15, और ऐसे यहाँ पे 6,000 इंटू 15, 90,000। अब आप प्रोडक्ट का टोटल निकालोगे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करोगे। सिर्फ 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी ड्यू डेट सही टाइम पे पड़ रही थी, तो वो हमने पूरा पूरा यहाँ लिखा, बाकी सबका प्रोडक्ट अपोजिट साइड पर। फिर आपने टोटल किया, ये बैलेंस निकाला, और इस बैलेंस पे आपने एक दिन का इंटरेस्ट निकाला, जैसे हम निकालते हैं, बाकी सब कुछ सेम। बताइए जी। सर ये कॉन्ट्रा मतलब क्या? कॉन्ट्रा तो कुछ नहीं है, वो तो एक नाम उनको लिखना था, उन्होंने लिखा। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपने नरेशन वो लिखनी है जो भी उसकी एंट्री पड़ रही है, डेबिट में या क्रेडिट में। फिर ये चेक करना है कि किसकी ड्यू डेट बाद में आ रही है, जिसकी बाद में आ रही है उसको अपोजिट साइड पे प्रोडक्ट लिखना है, जिसकी पहले ही आ रही है उसका सेम साइड पे प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है सर। एक बार और देख लो, या तो एक बार और देख लो, फिर मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो फिर करना पड़ेगा। तो एक बार और देख लो, मुझसे पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। मैं इसको सारे को ना, एक सेकंड रुको। सर अब आ गया, पूछ लो आप। खुशी, कनक, आशु, क्या सर? आगे सर समझ। एक बार देख लो, मैं कह रहा हूँ क्या क्या हुआ है ये, क्योंकि यही लास्ट है इसमें बस। अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर देखना है तो बताओ। सर क्लास ओवर करने से पहले प्लीज वो क्वेश्चन बता देना।
आपने क्वेश्चन भेजा हुआ है मुझे? हाँ सर भेजा है मैंने। कब? सर मैं दोबारा भेज देती हूँ आपको अभी। हाँ दोबारा भेज दो एक बार। 2 जनवरी 2016 को, वैसे आज तो शायद होगा नहीं, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ, आप बता दो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अभी। अब ये एक होता है बैंक के केस में, अकाउंट करंट बैंक कैसे बनाएगा। 2 जनवरी 2016 विनोद ने ओपन किया है करंट अकाउंट इलाहाबाद बैंक के साथ और डिपॉजिट करा 30,000। फर्दर डिपॉजिटेड, इस डेट पे उसने डिपॉजिट किया, इस डेट पे उसने विड्रॉल किया। सो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 5% ऑन द डेबिट बैलेंस, 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। जो बैंक होता है ना वो इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा करता है, देता कम है हमेशा से। अकाउंट आपको 30 जून को बनाना है। तो ये विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक, ये डेट 2016, 2 जनवरी को उसने जमा कराया 30,000। अब ध्यान से देखना, ध्यान से जमा कराओगे तो क्रेडिट, जैसे ये जमा करा रहा है तो क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। इसने 30,000 जमा कराया, बैलेंस क्या हो गया 30,000। इसने 12,000 और जमा कराया, बैलेंस हो गया 42। 26 निकाल लिया तो बैलेंस रह गया 16। 8 निकाल लिया, 8 डाला, बैलेंस हो गया 24। 30 निकाल लिया, अरे बैलेंस ही 24 था, 30 निकाल लिया तो 6 बचा, लेकिन डेबिट का। इसको हम लोग बोलते थे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, याद हो तो। 16,000 और डाला तो 6,000 तो नेगेटिव है, 16,000 डाला तो 10,000 बचा क्रेडिट का। 14,000 निकाल लिया तो 4,000 आ गया डेबिट का। क्या कहते हो? हाँ सर। नंबर ऑफ डेज निकालोगे जहां तक उसका पीरियड है, जैसे 30 जून तक है। अब ये बैलेंस 30,000 आ रहा है 2 जनवरी को। दो जनवरी 2016 को आपने अकाउंट ओपन किया, 30 जून थ्योरी भी देख लेना, पीरियोडिक बैलेंस मेथड। Number of days written against each transaction are the days counted from its date or due date to the date of following transaction. In the case of last transaction, the number of days is counted to the close of period. अब जैसे ये 2 जनवरी आ रहा है आपके पास, पीरियड नहीं बताया इसने कहाँ क्लोज कर रहा है ये। पीरियड देख लेना कैसे निकलता है। अब 2 जनवरी को उसका बैलेंस है 30,000, ये पहले भी आपने सीखा था बैलेंस इस तरह से डिटेल्स निकालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जब हम प्रोडक्ट मेथड लगाते थे कैपिटल का इंटरेस्ट निकालने के लिए। अगली ट्रांजेक्शन 15 जनवरी को हुई है, तो कितने दिन तक उसका बैलेंस 30,000 रहा? 2 जनवरी से 15 जनवरी 13 दिन। फिर उसका बैलेंस हो गया 42। कितने दिन तक 42 रहा? 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, 31 दिन। 16 दिन यहाँ के, 15 दिन यहाँ के। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने दिन? 25 दिन। फिर यहाँ से आ रहा है कुछ याद? 12 मार्च से 15 10 अप्रैल, हाँ सर आ रहा है। 18 और 10 28 और 1 29। तो ये ऐसे करके डेज निकल रहे हैं। फिर इसका प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का अलग अलग निकलेगा इंटरेस्ट। इसका डेबिट वाले का 5%, क्रेडिट वाले का 2%, एक दिन के लिए। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड लगाते हो तो आप हमेशा एक दिन के लिए लगाते हो इंटरेस्ट, ध्यान रखना। तो अब किसका ज्यादा है वो देख लो, 172 क्रेडिट का है और इसका 133 है, तो हमको मिलेगा 139.7 यानी 140 कर दिया। तो ये आपको मिला, जिसकी वजह से अगर सॉरी हाँ मिलेगा ना ये। तो आपका 4,000 का डेबिट बैलेंस चल रहा था तो वो कम हो गया बैलेंस, क्योंकि आपको मिल गया 140। है तो इजी पर थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लो। अगर दोबारा बताओ कहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। क्लियर है सर। आशु, आ गया सर समझ। ज्योति, कनक, क्लियर है सर। हाँ सर। कनिष्का, खुशी, क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे पहले।
हमको करना है सर। जी बिल्कुल आपको ही करना है।
सर हाँ जी, सर आंसर आ गए। बाकियों का कर रहे हैं कि आया नहीं? एंड मैंने आपको सर क्वेश्चन सेंड कर दिया है। वो इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। वही क्लास में होने वाला क्वेश्चन लग रहा है आपको? हाँ ठीक है सर। अपन नेक्स्ट क्लास में 100% करा दूंगा। हाँ ठीक है सर। मैं वेट कर रहा हूँ बाकियों के जवाब का भी ना। ज्योति कर रहे हो? कनक, खुशी, कनिष्का? हाँ सर। यस सर। ठीक है, करो करो। सर कर लिया। आंसर मैच हो गया? यस सर। कनक आपका? डन सर। खुशी आपका? हाँ सर। ठीक है जी।
8 करना, जैसे बैंक का करते थे ना वैसे ही होगा। हेलो। हाँ सर। कुछ नहीं।
हुआ नहीं? हाँ सर, 1 मिनट होने वाला है। सर आ गया आंसर। मुबारक हो। थैंक यू सर। ज्योति आपका, कनक, कनिष्का, खुशी। सर होने वाला है। ओके ओके गुड। हो गया। सबका हो गया? हाँ जी।
ठीक है जी, तो ये अकाउंट करंट था, बाकी भी आप इसके क्वेश्चन एक बार देख लेना, और खासकर यही वाले देख लेना जो मैंने आईसीआई क्वेश्चन दिए हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्लास ओवर है आज की, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। और वो वीडियोस देख लेना जो मैं यूट्यूब सीरीज की बता रहा था, क्योंकि शुरू के थ्योरी के चैप्टर्स उसी में कवर होंगे आपके। हाँ। ठीक है जी, बाय।